पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। तो ये सीटें आएंगी कहां से? इसमें इन चार राज्यों का की विशेष भूमिका लगती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन चारों राज्यों को। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। अब आप एक विशेष बात देखेंगे कि इन चारों राज्यों में भाजपा की सीटें आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, पर बढ़ने का कारण चारों राज्यों में अलग-अलग है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में वहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है पिछले आम चुनावों से। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसके तीन बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी की छवि। ममता बनर्जी जी के बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत ही सादी महिला है, करप्शन से कोई नाता नहीं है उनका, सफेद साड़ी पहनकर घूमती है और उनकी कोई एस्पिरेशंस भी नहीं है। मॉनिटरीली बात कर रहा हूँ, पैसों के मामले में बात कर रहा हूँ। पर पिछले 5 सालों में जो हुआ है और जिस तरह से उनके एक मंत्री के घर से पैसों नोटों की गड्डियां निकली हैं, और इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है, नारदा शारदा चिट फंड स्कैम सामने आया है, और इसके अलावा कई बड़े स्कैम जनता के सामने पिछले 5 साल में उजागर हुए हैं, जिसके कारण से ममता बनर्जी की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब वहां की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी पाक साफ है, और अपने आप को इस कारण से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक रूप से जनता को अपने पसंदीदा पार्टी को चुने नहीं दिए जाने का ऑप्शन। पिछले बार जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उसमें ऑलमोस्ट 50% सीटें जो है वो अनकंटेस्टेड गई थी। वहां पर कोई टीएमसी तृणमूल के अलावा कोई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा भी नहीं हो पाया था। क्या बंगाल जैसे राज्य में उम्मीदवारों की कमी हो गई थी? टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण मोस्ट सीटों पे कैंडिडेट्स को अपनी कैंडिडेचर विड्रॉ करनी पड़ी थी। और इसके बाद जो पिछले विधानसभा के चुनावों के बाद जो हिंसा का तांडव हुआ था, वो भी वहां की जनता भूल नहीं पाई है। उन्हें अपने पसंदीदा पार्टी को वोट देने के कारण उनके खिलाफ जो हथकंडे अपनाए गए थे, उसका खामियाजा ममता बनर्जी को इस चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारे चैनल को बहुत सहायता मिलती है। अगर हो सके तो मुझे एक्स पर फॉलो भी करें। एक्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा हुआ है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण है वहां पे गुंडा राज, जो आपने संदेश खली में देखा अभी, जो कि मीडिया में सामने आया। बंगाल में इस तरह के कई इलाके हैं जिसमें संदेश खली जैसी घटनाएं सामान्य हैं। औरतों के खिलाफ जो उत्पीड़न होता है, और इसके अलावा इन जनरल जो गुंडा राज वहां पे बढ़ा हुआ है, वो जनता को बिल्कुल एक किनारे पे ढकेल चुकी है। और जनता में एक बहुत बड़ा रोष है रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जो कि है तृणमूल कांग्रेस। और इन सब का फायदा बीजेपी को साफ साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मुकाबले स्थिति बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पे नवीन पटनायक, जो पिछले 5 बार से मुख्यमंत्री हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही मधुर संबंध हैं। पर इसके बावजूद बीजेपी वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में पिछले 5 चुनावों से, मतलब पिछले 25 सालों से रही है। तो इस बार ऐसा क्या बदल रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा कारण है नवीन पटनायक का उम्र और उनका स्वास्थ्य। नवीन पटनायक की स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से वो इस चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और एक्टिवली प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन उड़ीसा में बढ़ता ही जा रहा है। और नवीन पटनायक को 25 साल हो चुके हैं उड़ीसा में राज करते हुए, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है, पर वहाँ के किसी भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, और बीजेपी को इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। उड़ीसा में विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। तो लोकसभा में तो बीजेपी की स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत सुधरने वाली है। पर विधानसभा में भी अगर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, तो उसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो विधानसभा में भी बड़ा छलांग लगाने वाली है। अब उड़ीसा के बाद से बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में एक तीसरी ही स्थिति है। तेलंगाना में पिछले 5 साल से भाजपा का राइज बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका उदाहरण आप 2019 के लोकसभा चुनावों में देखेंगे। 2019 में भाजपा ने यहाँ पे 4 सीटें जीती थी लोकसभा की, और उसके बाद विधानसभा में भाजपा की सीटें तो ऐसे तो कम आई, पर उनकी वोट परसेंट पिछले लोकसभा के मामले में बढ़ी है।
और ये सिलसिला इस लोकसभा के चुनाव में भी कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह के कैंडिडेट्स उतारे हैं तेलंगाना में बीजेपी ने, आप टी राजा को देख लीजिए या माधवी लता को देख लीजिए ओवैसी के खिलाफ, और जिस तरह से पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है इस चुनाव का, पिछले 5 साल से बीजेपी कंटिन्यूअस तेलंगाना में लगी हुई है, जिसका फायदा मुख्य रूप से बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने तेलंगाना की जनता में एक अलग जान डाल दी है बीजेपी को वोट करने के लिए। तेलंगाना में राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक खास महत्व है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी देश के बाकी राज्यों में महत्व नहीं है, पर तेलंगाना में क्योंकि हनुमान जी का वो गढ़ माना जाता है, राम की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। और हम जमीन पे इसकी वास्तविक स्थिति हम जमीन पर भी देख सकते हैं, जहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अब तेलंगाना के बाद बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 2019 की बात करें तो बीजेपी को 0 सीट मिली थी, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तो अब आप सोचेंगे कि इस 5 साल में ऐसा क्या हो गया है जिससे बीजेपी को इतना बड़ा फायदा मिल सकता है तमिलनाडु में। तो इसके कुछ कारण हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि आईपीएस पोजीशन से रिजाइन करके बीजेपी के तमिलनाडु के स्टेट के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। वो वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने जिस पिछले 5 साल में जिस तरह से वहाँ पे चुनाव प्रसार किया है, अपनी पॉपुलैरिटी का भी प्रसार किया है, और जिस तरह से बीजेपी को उभारा है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने वहाँ की जनता में बीजेपी के मैसेज को बहुत ही सरल शब्दों में तमिल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और वहाँ की जनता को ये मैसेज समझ में आ रहा है और उन्हें वो पसंद भी आ रहा है। तमिलनाडु जहाँ पे हिंदू मंदिरों का विशेष स्थान है, वहाँ पे बीजेपी इतनी बुरी स्थिति है, वो हास्यास्पद दिखाई देती थी, इसकी जो भी पॉलिटिकल कारण रहे हों, पर अब वो कारण चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है बीजेपी का संगठन। 2019 की बात करें तो कन्याकुमारी के अलावा बीजेपी का संगठन तमिलनाडु में कहीं भी नहीं था। पिछले 5 सालों में अन्नामलाई और बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने मिलकर बीजेपी का एक बड़ा संगठन तैयार किया है, और अन्नामलाई के जो रिसेंट पद यात्रा थी उससे बीजेपी का संगठन और मजबूत हुआ है। बीजेपी के मीटिंग्स में लोग आ रहे हैं और उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और तमिलनाडु में बीजेपी का बढ़ने का तीसरा कारण वहाँ की डीएमके की लोकल नीतियां और उसके विरुद्ध जनता की आवाज। वहाँ के जो लोकल लीडर है उदयनिधि स्टालिन, उसका सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान आया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और जनता को ये बात पसंद नहीं आई थी। जनता का इस विचारधारा का कोई अल्टरनेटिव नहीं था, जिसके कारण वो किसी को वोट नहीं दे सकते थे। आज जनता बीजेपी को एक वायबल अल्टरनेटिव के तौर पे देख रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पे भी, सनातन के मुद्दे पे भी बीजेपी को तमिलनाडु में बड़ी वोट मिलने वाली है और उनकी वोट परसेंटेज में वृद्धि होने वाली है। और तमिलनाडु में भाजपा की राइज का चौथा सबसे बड़ा कारण है एआईडीएमके से अलग होना। एआईडीएमके तमिलनाडु में भाजपा की गठबंधन में थी, और एआईडीएमके हमेशा ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती थी, और भाजपा एक पिछलग्गू पार्टी के तौर पर हमेशा दूसरे नंबर पे चुनाव लड़ती थी, जिसका फायदा उन्हें कभी भी नहीं मिलता था। आज की डेट में अगर आप सारे ओपिनियन पोल्स को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही है कि एआईडीएम का जो वोटर है वो भाजपा की तरफ बिल्कुल मोटे तौर पर शिफ्ट हो चुका है, और इसका बड़ा फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाजपा की तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अहम भूमिका दिखाई दे रही है यहाँ से। और वोट परसेंटेज के हिसाब से और सीटों के हिसाब से, दोनों हिसाब से भाजपा तमिलनाडु में अच्छा करने जा रही है। तो ये थे वो 4 राज्य जहाँ पे बीजेपी अच्छा कर सकती है। यहाँ पे आपको 2 बोनस राज्य और दे देता हूँ, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी की अच्छा करने की संभावना है। इन दोनों राज्यों की बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नमस्कार।